नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की करेंगे। बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की होगी, क्योंकि कांग्रेस का कुनबा अब बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि जो अखिलेश यादव गठबंधन की बात करते हैं और कहते नहीं थकते कि गठबंधन जीतेगा आगे आने वाले समय में। पहले भी उन्होंने यह दावा किया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा और हम परचम जरूर लहराएंगे। लेकिन सवाल गठबंधन को लेकर ही है कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। आज सवाल यही पूछेंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता अजय राय से लेकर जो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि ना तो हम ईडी से डरेंगे, ना ही बीजेपी से और ना ही कोई गिरफ्तारी से। तीन खास मेहमान हैं, स्वागत फटाफट से करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। विजय कौशिक साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। विजय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। बीनू मेनन साहब हैं, बीजेपी के लीडर हैं। बीनू मेनन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर राम श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ मौजूद है। राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। विजय कौशिक साहब, सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि आपका कुनबा बढ़ रहा है। दूसरा सवाल ये लेता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन में रहेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का आप काम कर रहे हैं? क्योंकि जो कुनबा आपका बढ़ रहा है वो तमाम समाजवादी पार्टी के लीडर ही आपको ज्वाइन कर रहे हैं। हर्ष भाई, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा है। हमने अपने साथ विश्वासघात को हमेशा स्वीकार किया है, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि लोग आज नहीं तो कल समझेंगे। और देश की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि पहले कभी देश में कांग्रेस ही थी। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार हुआ तो वो भी कांग्रेस की मेहरबानी थी। हमारी पार्टी की मदद से ये लोग खड़े हुए और इन्होंने हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। जहां जहां भी हमने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया, वहां वहां उन लोगों ने हमारी पार्टी को कमजोर करने का, मिटाने का प्रयास किया। लेकिन देखिए, समय बदल रहा है। जो जी नहीं, हम किसी से बदला नहीं ले रहे। ना 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 ना, हम किसी से बदला नहीं ले रहे। जो हमारे कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़कर इनके बहकावों में या इनके झूठे दावों में चले गए थे, जब उन्होंने इनकी हकीकत समझ ली है तो वो वापस लौट कर आ रहे हैं। बीजेपी से भी आ रहे हैं, सपा से भी आ रहे हैं और दूसरे दलों से आ रहे हैं। तो उसमें मेरा कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, जनता उनको इसका सबक सिखाएगी। और जो लोग इनके झूठे वादे और दावों में भ्रमित होकर चले गए थे कांग्रेस छोड़कर, वो घर वापसी कर रहे हैं, तो इसे बदला नहीं कहा जा सकता। चले, ठीक है, आप इसे घर वापसी का नाम दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि गठबंधन कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर है। बिहार के अंदर जो हाल हुआ वही उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। बीनू मेनन साहब, आपसे सवाल है, क्योंकि अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस अपनी जमीनी स्तर को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बिहार में हमने देखा, हालांकि बिहार के अंदर 6 ही विधायक जीत कर आ पाए, लेकिन संगठन को मजबूत करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। 12 अप्रैल को एक बार फिर से वो बिहार के अंदर होंगे और अगर किसी विधायक की नाराजगी है तो मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि अजय राय ने जमीनी स्तर को मजबूत किया है। बीजेपी के लिए इसे खतरे के तौर पर मानते हैं आप, या फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अब लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं वो भी दिखा रहा है कि कितनी मजबूती कांग्रेस अपने आप को प्रदान कर रही है उत्तर प्रदेश खेमे के अंदर? देखिए, जहां तक हर्ष भाई कांग्रेस की बात है, ना विपक्ष ना पूरा देश उनको सीरियसली लेता है। और जैसे मेरे काबिल साथी बोल रहे थे कि पहले कांग्रेस ही थी, तो नहीं जी, पहले कांग्रेस जो थी वो दूसरी थी। ये लोग कांग्रेस आए, कांग्रेस इंदिरा के कार्यकर्ता हैं। तो जो कांग्रेस जो उस टाइम पे सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर रूपांकित किया था या जिसमें जुड़े थे, वो कांग्रेस अलग है और इनकी कांग्रेस अलग है। और जहां तक आप बिहार आपके सामने है, इनका गठबंधन कैसे चला, आपको याद है, फ्रेंडली फाइट चल रहे थे दोनों जगहों में से। क्या है, इनके अलायंस के लोग आमने सामने खड़े हुए थे। और आज भी आपको दिख रहा है, आपस में ही जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। और कांग्रेस तो वो पार्टी है जो लगातार अपनी परफॉर्मेंस जो है फेलियर की दिखाती आ रही है। अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस ने जो है अपना एक बड़ा ही गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, हर बार हर जगह हारने का।
और अपने आप में सिमट जाने का। और देखिए, जहां तक यूपी में भाजपा सरकार की बात है, योगी जी के सरकार की बात है, हमारे पास प्रोग्रेस कार्ड है, हमारे पास दिखाने के लिए विकास है। इनके पास क्या है? ये 70 साल का अपना विकास नहीं दिखा सकते। इन्होंने देश में लूट और अराजकता के अलावा और परिवार को सशक्त करने के अलावा, परिवार को लेकर लूट मचाने के अलावा, किसानों की जमीन हड़पने के अलावा, अलग अलग घोटाले करने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यही समाजवादी, इनकी जो अलायंस है समाजवादी पार्टी, उन्होंने यूपी में क्या किया? गुंडागर्दी और दहशत का माहौल चलाने के अलावा क्या किया, मुझे बताइए। और उसके खिलाफ अगर उसके समर्थन में कोई इनका एमएलए जैसे पूजा पाल बोल देती है, उनको पार्टी से निकाल देते हैं। तो इनकी जो है मानसिकता जो है लोगों के सामने है। 27 में जो है भाजपा की क्लियर विक्ट्री है, क्योंकि लोगों को डिलीवरेंस मिला है, जो वादा किया वो मिला, सुशासन मिला, जो पूरे देश में। ये लोग देखिए, ये वो पार्टी है, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने पूरे देश में 70 सालों में 2 एम्स दे पाई, वो भी उसमें से एक एम्स जो है राजकुमारी अमृत कौर जी की पहल रही, वरना वो भी नहीं बन पाता। और आज जो है इन कार्यकाल में जो है हमारी सरकार ने देश में फंक्शनल 20 एम्स दिए हैं। तो ये देश में पूरा दिखता है, विकास दिख रहा है, हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है, और उस रिपोर्ट कार्ड के बलबूते हम जमीन पर उतर रहे हैं और हम क्लियर विक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश में प्राप्त करेंगे। लोग हमारे साथ हैं, जनता का समर्थन हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। हाँ ठीक है, राम जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अभी कांग्रेस से मैं सवाल लेना चाहता था, लेकिन शुरुआत में मैंने दोनों से सवाल लिया है तो आपसे जवाब लेता हूं। कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की कितनी मजबूती आपको नजर आती हुई दिख रही है? क्योंकि देखिए, अगर हम बिहार के ग्राउंड रिपोर्ट पे जाएं तो बिहार की जो ग्राउंड रिपोर्ट कहती थी, वो कहती थी कि कांग्रेस ने मेहनत तो की, लेकिन उसका फल बिहार में नहीं मिल पाया है। अभी कांग्रेस असम में मेहनत कर रही है, क्योंकि देखिए चुनावी मौसम चल रहा है। बंगाल के अंदर क्या स्थिति है वो आपने देखी है। असम के अंदर हमने देखा कि प्रियंका गांधी का नेतृत्व है, लेकिन कई नेता, बड़े नेता बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की मजबूती का आधार इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई लीडर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें कितना आपको समझ आ रहा है कि कांग्रेस की मजबूती उत्तर प्रदेश में होगी? निश्चित रूप से देखिएगा, ये जो राजनीतिक गणित है उठापटक का, पार्टी के मेंबरान्स का इधर उधर आने जाने का, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसूल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये राजनीतिक इनका जहाँ फायदा दिखता है वहाँ मेंढक जैसे कूदता है, वैसे मौसम की बरसात के साथ ये कूदते रहते हैं, और इनका अपना कोई अस्तित्व होता नहीं है। सिर्फ इनका एक प्रोफेशन है राजनीति, और प्रोफेशन किस हिसाब पर चला हुआ है पूरी दुनिया जानती है, विशेषकर भारत के लोग तो बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए ईमानदारी से, तो नेताओं को ज्यादातर लोग नफरत करने लगे हैं। अगर कोई नेता आपके घर में आता है, बैठता है, जब तक कि वो आपका बहुत घनिष्ठ ना हो, तो लोगों की इच्छा ये रहती है जितनी जल्दी जाए उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। कारण क्या, इनकी इमेज खराब क्यों हुई है? आजादी के बाद जो कांग्रेस थी काफी लंबे समय तक रही, उसके पीछे नेताओं का चरित्र था, उनके डिवोशन था, देश के प्रति प्रेम था, आस्था थी। अब वो सभाता है। आज जो है यूपी में खास करके अगर बीजेपी का देखा जाए तो इनको तो यह अनुमान है कि हम तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन एक जगह जाकर बिल्कुल अनदेखे हो रहे हैं। उन्होंने पुलिस को जो दिया हुआ है पावर कि गुंडों को देखो और एनकाउंटर कर दो, वो मानव अधिकारों के विरुद्ध है। ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन उसके अलावा इनको कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा था। लेकिन पुलिस पर इन्होंने गहरी नजर नहीं रखी है। जहां तक मेरे पास जानकारी है वो ये, अब तो पुलिस वाले गुंडों से जाकर वसूली करते हैं। पहले गुंडे वसूली करते थे, और अब जो है पुलिस गुंडों के पास जाती है कि हम तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, नहीं तो लाओ इतना दो। तो इनकी आप ही कह रहे हैं बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन थोड़ी कमियां है, लेकिन कांग्रेस उतनी मजबूती में नहीं है कि वो सरकार बनाए, ये कहने रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति सरकार में रहेगा, अच्छाई भी करेगा, उसके साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे, उससे कुछ गलतियां भी होंगी। निश्चित रूप से योगी सरकार जो कुछ भी काम कर रही है प्रशंसनीय है, लेकिन उसमें जो छाता उनके पास है, अम्ब्रेला है मोदी जी का, उनकी गुडविल उसमें ज्यादा काम आ रही है। क्योंकि ये जो इस समय है, क्या आप समझते हैं भ्रष्टाचार दूर हो गया? बिल्कुल नहीं दूर हुआ।
चलिए ठीक है। अब मैं आपके पास आ रहा हूं विजय कौशिक साहब, क्योंकि देखिए राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की बात करेंगे और पूरे गणित को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लीडर हैं। और कौशिक साहब, सवाल ये, बीनू मेनन साहब ने जो सवाल किया उसका जवाब तो दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं अरुणेश यादव की, जिन्होंने ज्वाइन किया है कांग्रेस, और साथ ही साथ दुर्गा प्रसाद गुप्ता की, तो एक प्रेस ब्रीफिंग हुई अजय राय के साथ। उन्होंने कहा कि ईडी बीजेपी की एजेंसी है, सीआईडी बीजेपी की एजेंसी है, और अगर हमें गिरफ्तार करने की कोशिश होगी, छापा पड़ेगा, तब भी हम नहीं डरेंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेंगे। चलिए, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जनता के दिलों में जगह बनानी चाहिए, आप उल्टा एजेंसी पर ही सवाल ठोक दे रहे हैं। देखिए, जनता के दिलों में जगह बनाने की जहां तक बात है, तो उत्तर प्रदेश का जो विकास कांग्रेस राज में हुआ, चाहे हम नोएडा की बात करें या दूसरे विकास कार्यों की बात करें, तो एक मिसाल है। नारायण दत्त तिवारी जी का नाम आज तक नहीं भूले हैं लोग, इंदिरा गांधी जी का नाम नहीं भूले हैं, राजीव गांधी जी का नाम नहीं भूले हैं, और गांधी परिवार ने जो देश के लिए कुर्बानियां दी हैं उन्हें नहीं भूले हैं। क्या जरूरत थी कुर्बानियां देने की? आज जो दौर चल रहा है वो धोखाधड़ी का दौर चल रहा है, इसमें जुमले चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं जो भाजपा का झूठ है, परपंच है, उसके चलने के कारण निश्चित तौर पर हमारी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता है। भाजपा की पोल खुल रही है। आप वीर सावरकर की जो बात कहते हैं वो एक बार फिर से आप रिपीट करना चाहते हैं, आप यही कह रहे हैं? नहीं, मैं वीर सावरकर की बात को कोई नहीं रिपीट करना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आजादी के समय में या आजादी के बाद भी भाजपा नहीं थी, यानी कि जितने भी आज भाजपा के लोग हैं वो कभी सब कांग्रेस में ही थे। तो किस वजह से थे? विचारधारा के कारण। और भाजपा में क्यों चले गए? क्योंकि भाजपा ने कहा अच्छे दिन आएंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, महंगाई जीरो कर देंगे, रुपए की कीमत जो है $1 के बदले ₹1 होगी। आज देख लो 95 रुपए पहुंच गई है $1 के मुकाबले। हर तरफ धोखा है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ डूब गई पता नहीं, गंगा क्यों शुद्ध नहीं हुई पता नहीं। तो पीएम केयर्स घोटाला है। जनता नहीं, बैक टू बैक बीजेपी तो हाथ में बागडोर दे रही है देश की। बीनू मेनन साहब, आप आइएगा कौशिक साहब के सवाल पर। देखिए कौशिक साहब जो हैं, आप देखिए सबसे ये बार बार वही चीज कह रहे हैं ये लोग बीजेपी वाले। बिल्कुल सही बात है कि पहले कांग्रेस जो है एक विचारधारा थी, जो लोग के देश के सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर उस पर एक ब्रिटिश के खिलाफ एक रूप जो बनाया था वो ये था। पर जब ये लोग अलग क्यों हुए? क्योंकि कांग्रेस जीतने के बाद नेहरू जी ने अपनी बभूति के हिसाब से उसे चलाया। जैसे जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देने का, एक ही देश में 2 निशान 2 प्रधान और 2 संविधान नहीं चलेगा, इस रूप को लेकर भाजपा अलग हुई। और आज आपको हर जी याद होगा कि किसी टाइम पे जो है वैष्णो देवी जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के बाद वो चीज हटा। तो ऐसी जो राजनीति जो कांग्रेस ने दी, उसके कारण भाजपा या ऐसे अन्य दलों का गठन हुआ। और भाजपा ने जिस टाइम पे जब पार्टी बनी, तब से आज तक उसी मूल आधारों पर चली है। 370 के खिलाफ, आर्टिकल 370 के खिलाफ, ट्रिपल तलाक के खिलाफ, भारत का अखंड भारत की जो प्रारूप है, इसको लेकर जो है हम चले वो आज तक है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, विकास की बात है हर जी, 70 साल में जो है वो 2 एम्स दे पाए। 70 साल में, उसमें से भी एक एम्स जो है अमृता कौर जी ने, राजकुमारी अमृत कौर जी ने अपने इनिशिएटिव में फॉरेन फंडिंग को लेकर दिल्ली का एम्स का एस्टेब्लिशमेंट करा। इसके अलावा जो आज एम्स बनी है वो भाजपा की देन है। भाजपा ने आज जो है, अगर आप उत्तर प्रदेश का अकेले ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में अकेले जो है प्रतिदिन 19 किलोमीटर सड़क के जो एवरेज में सड़कें बन रही है वहां पे। आज जो है वहां पे कभी किसी टाइम पे 14 मेडिकल कॉलेजेस होते थे, आज 81 मेडिकल कॉलेजेस बन रही हैं। आज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है। आज वहां पे जो है दंगाई माफिया ये सबका जो है बोरी बिस्तर बंद कर रखा है, इनकी दुकानें नहीं चल रही हैं। आज वहां विकास चल रहा है। आज अगर आप देखें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के प्रारूप से काम चल रहा है। आज अगर वहां पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हो रहा है। एमएसएमई में, अगर एमएसएमई सेक्टर में देखे जाए तो 90 लाख एमएसएमई सेक्टर आज एक्टिव है।
उत्तर प्रदेश में अकेले। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लो, आज जो है स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में अकेले जो है 14,000 से 18,000 स्टार्टअप जो है उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, और इन स्टार्टअप में 50% जो है और विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जो स्टार्टअप जो चला रही हैं। तो ये चीजें जो है डेवलपमेंट है। और आपको एक चीज एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा, एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, पीएसी को जो है निरस्त करने का, इसके 54 कंपनीज को निरस्त करने का काम पूर्व सरकारों ने किया। योगी सरकार ने आकर उस पीएसी को दुरुस्त किया, उन 54 कंपनीज को वापस दुरुस्त किया, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है कौशिक साहब, बीनू मेनन साहब कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि कहां कितना कितना विकास हुआ है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ अपने फायदे की बात करती है। चाहे फिर पिछले चाहे राजीव गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें, या फिर राहुल गांधी की बात करें, कैसे विरासत को आगे बढ़ाया जाता है, और कांग्रेस ने कभी देश का नहीं सोचा। हालांकि मैंने बीनू मेनन साहब से सवाल पूछा था आजादी की लड़ाई को लेकर, जो आपने भी सवाल किया। कौशिक साहब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो एम्स बने, परमाणु कार्यक्रम शुरू हुए, मिसाइल कार्यक्रम शुरू हुए, देश में विश्वविद्यालय खुले, हॉस्पिटल्स बने, सड़कें बनी, पुल बने, ये सब क्या मोदी जी के पैदा होने के बाद या प्रधानमंत्री बनने के बाद में शुरू हुए क्या? ये कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुए। देश जब आजाद हुआ था तब हमारे पास क्या था? नेहरू जी ने इस देश को मजबूत करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों की नींव डाली, विकास की गति को सुचारू करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, और कई राज्यों का विलय, जिनमें गोवा भी है, उनका विलय भारत के अंदर ये सिर्फ कांग्रेस सरकार की, समय की सरकारों की मेहरबानी थी। जम्मू कश्मीर में पहले अमेरिका से हमें हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी ना। वो छोटे छोटे कुछ भी बनाने के लिए, चाहे हथियारों की बात करें, तो वो हमें परमिशन ही नहीं देता था। तभी तो हमने आत्मनिर्भर की बात की, और हम देख रहे हैं कि कितना जो डिफेंस में प्रोडक्टिविटी ला रहे हैं, हम अपने घर के अंदर बना रहे हैं। पहले परमिशन कांग्रेस के जमाने में नहीं मिला करती थी ना, वो बात कही जा रही है। कि अब क्या राम जी मैं सही कह रहा हूं? राम जी से थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनिए, प्रायोरिटी की बात होती है कि एक समय में आपको हथियार चाहिए या रोटी चाहिए। अगर आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी रोटी है, जैसे देश के अंदर हरित क्रांति कांग्रेस लेकर आई, श्वेत क्रांति कांग्रेस लेकर आई, क्योंकि वो समय की जरूरतें थी। आज अगर मोदी सरकार ये जरूरत महसूस कर रही है कि हम पे बम होना चाहिए, चाहे लोगों के खाने के लिए रोटी हो ना हो, तो ये सरकार का विषय है। 5वें दशक में, 6ठे दशक में ये बात अपनी जगह सही है कि भारत जो है गुलाम था, और उसके बाद जब आया था, उसकी जो समस्याएं थी, रोटी, कपड़ा और मकान, उनसे जूझने के लिए सरकार व्यस्त थी। ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन इसके बाद जो है 6वें और 7वें दशक में जो सरकार को करना चाहिए था, उसमें वो चूक गई। उनके प्रति जो है गद्दी का प्रेम जाग गया, पारिवारिक प्रेम जाग गया। यही एक कारण हुआ कि आपातकाल जैसी चीज का सबको देखना पड़ी। आपातकाल जो है एक, आप मान लीजिए, भारतीय गणतंत्र में एक कलंक के रूप में आया था। खैर, उससे भी जो है नए नेता पैदा हुए, और आज देश जिस जगह पर जा रहा है, जिस स्थान पर जा रहा है, अगर उस समय की सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया होता, हमारी फौजों को तैयार किया होता, तो निश्चित रूप से हमको चीन में मात नहीं खाना पड़ती। और पाकिस्तान को तो हमने 71 में जब 93 उनके सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया था, उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए थे, शस्त्र डाल दिए थे, उस समय हमको इनसे सौदा कर लेना था। पीओ को, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको अपने में मिला लेना था। हमारी सेनाएं तो वहां पहुंच चुकी थी, लाहौर तक। खैर, हर सरकार से अच्छाई भी होती है, खराबी भी होती है, इतिहास से हमको सबक लेना चाहिए। पर आज का जो कुछ कांग्रेस की गलतियां रही हैं, जिसका परिणाम कांग्रेस अब तक भुगत रही है। साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, फिर आपसे सवाल। देखिए, हरजी जैसे ये हमारे साथी बता रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया अभी तक अपीसमेंट के अलावा? चाहे शाहबानो का केस रहा हो, चाहे आज आप भारत में जितने भी कांग्रेस प्रशासित क्षेत्र है, उनमें आप देख लीजिए क्या हो रहा है। अपीसमेंट की राजनीति। तेलंगाना में क्या हो रहा है? 4% रिजर्वेशन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। बाकी कम्युनिटीज के लिए क्यों नहीं? आंध्र प्रदेश में 5% रिजर्वेशन। और आप देख रहे हैं तेलंगाना में ईद को लेकर जो है तोहफे, जो है ईद के गिफ्ट बांटे जाते हैं मुसलमान समुदाय के लिए। क्या ये चीज ईद के लिए, क्या अन्य उसके लिए किया गया, अन्य त्योहारों के लिए किया गया?
आप ये कांग्रेस जो है विकास की बात करती है, कहते हैं भाई नेहरू जी के आने के बाद भारत में विकास आया। देखिए मैं कई मंचों में, कई कॉन्क्लेव्स में बता चुका हूं, देखिए भारत कभी भी कोई बनाना रिपब्लिक नहीं था। भारत जो है बड़ा विकासशील देश था। भारत में सबसे पहले जो है स्ट्रीट लाइट, यूरोप के बाद अगर सबसे पहले स्ट्रीट लाइट लगा हुआ अगर प्रदेश, अगर जगह था, वो भारत में था, बैंगलोर में था। और वो भी नेहरू जी के जन्म के या उस टाइम की बात है। और टाटा स्टील जो है आजादी से पहले का बना हुआ है। और डैम्स जो हैं, डैम्स, वाटर डैम्स, ये सब के जो प्रोविजंस हैं, ये भारत के कल्चर में है। अलग अलग तरह के जो डैम्स हैं, इरिगेशन सिस्टम्स हैं, ये सब बहुत पहले के हैं, आजादी से पहले के ये सारी चीजें हैं। आप इसके बारे में पढ़िए, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना तो आपको कुल एजुकेशन सिस्टम, ये सब चीजें जो है आपको पढ़ने को मिलेंगी। ये चीजें आपने पढ़ी नहीं। आपने क्या है, महिमा मंडन पढ़ा है नेहरू जी का। नेहरू जी ने क्या किया है, नेहरू जी का एक इंस्टेंस याद आता है, इतना देश मजबूर था तब भी नेहरू जी का जो फेवरेट सिगरेट ब्रांड है वो दिल्ली में रह जाता है, तो वो प्लेन भेजकर जो है सिगरेट मंगवा लेते हैं। पर हमारे हॉकी की टीम के पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। ये कांग्रेस की राजनीति थी, ये कांग्रेस का डेवलपमेंट था। तो कांग्रेस ने जो है, और आपको याद भी होगा, राजीव गांधी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जो है नेवल का विक्रांत जो शिप है उसको ले जाकर जो है अपनी छुट्टी मनाते हैं अपने परिवार के साथ। ये कांग्रेस की नीति नहीं, यही कांग्रेस का एक राजा का जो परिवार है वही सर्वप्रिय है, उसके डायरेक्शन पर काम चलेगा। यही कांग्रेस की नीति रही। डेवलपमेंट कहां दिया मुझे बताइए ना। एम्स एक छोटा सा एग्जांपल है, एम्स एक छोटा सा एग्जांपल है जो 70 साल में नहीं कर पाए, वो भाजपा सरकार ने इतने अपने अवधि में करके दिखाया। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर जो है सोच की कमी थी, आपके अंदर डिलीवरेंस की कमी थी। ठीक है कौशिक साहब, आपसे सवाल है। बीनू मेनन साहब ही कह रहे हैं कि 70 सालों तक कांग्रेस रही लेकिन कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, गिने चुने विकास थे जिसके बारे में आप एग्जाम्पल भी सेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार जब से आई है तो इतने विकास हुए हैं कि हम सबका साथ सबका विकास का नारा भी दे रहे हैं और बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी जी भी बन रहे हैं और कई राज्यों में उनकी सरकार है। बात तो सही है। मैं कह तो रहा हूं कि माननीय मोदी जी ने कहा था जिस देश के रुपए की कीमत गिरती है उस देश का सम्मान गिरता चला जाता है। और उन्होंने दावा किया था कि वो रुपए की कीमत को डॉलर के बराबर लेकर आएंगे, $1 $1। और आज क्या स्थिति है, $1 और भारतीय रुपए कितने, 95 रुपए तक पहुंच गई। देश की इन्होंने ये दुर्दशा कर दी है कि आज 80 करोड़ से अधिक लोग 5 किलो गेहूं पर सरकार के पर जिंदा हैं। देश में कितनी गरीबी है अंदाजा लगा के देखिए। तमाम आंकड़े कह रहे हैं महंगाई चरम पर है, तमाम आंकड़े कह रहे हैं बेरोजगारी चरम पर है, तमाम आंकड़े कह रहे हैं कि भाजपा राज में भ्रष्टाचार चरम पर है, तमाम आंकड़े कह रहे हैं कि लोगों का जीवन, ये कांग्रेस का आंकड़ा होगा। आपने शायद गलत रिपोर्ट पढ़ ली है। नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं। जीजा जी, अरे बिल्कुल भाई साहब सुनिए मेरी बात। पंचकुला की जमीन भूल गए क्या? पंचकुला की जमीन, हराल्ड केस, ये सब भूल गए क्या आप? ये सारा करप्शन आप लोगों का है। सुनिए, आपको पंचकुला की जमीन जो है इसके बारे में मालूम है? आने पौने दाम में जीजा जी ले लेते हैं। हराल्ड जो है हजारों करोड़ की कंपनी को 50 लाख में राहुल गांधी जी खरीद लेते हैं। खत्म हो गया ये करप्शन आप भूल गए क्या? खत्म हो गया। आप शायद करप्शन का रिपोर्ट हो गया, आपने गलती से कांग्रेस का रिपोर्ट पढ़ लिया है। उंगली उठा रहे हैं आप, कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं आप। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे मोदी सरकार ये तो राहुल गांधी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये तो सही बात है, क्योंकि उन्होंने देश के साथ ही नहीं पार्टी के साथ भी धोखा किया और देश को भी धोखा देते हैं। विदेशी मट्टी में जाकर जो है देश की निंदा, देश की आलोचना करने का काम जो है राहुल गांधी करते हैं। बिल्कुल चुल्लू भर पानी में जो है राहुल गांधी जी को डूब मरना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को डूब मरना चाहिए जो देश के खिलाफ करे। और जहां तक देश की आप बात करते हैं, देश की मजबूती की, देश की मजबूती तो दिख रही है ना, देश की मजबूती तो दिख रही है। आज जो है भारत जो दूसरे मुल्कों के शिप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में बंद पड़े हैं, वहां से हमारे शिप जो है, हमारे शिप क्रूड ऑयल और एलपीजी लेकर हमारे देश पहुंच रहे हैं। ये है देश की स्थिति, ये है देश की मजबूती। देश की मजबूती इसको कहते हैं भाई साहब। आपके टाइम पे क्या था, 2013 में कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं थी। पर क्या था, पेट्रोल पंप जो है रात के 8-9 बजे से बंद कर दिए जाते थे। आपके टाइम पे ये हुआ है। क्या आज जो है पूरे विश्व में तेल के दाम बढ़ रहे हैं? क्या हमारे यहाँ पे तेल के दाम बढ़े? नहीं बढ़े।
क्यों? और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने टाइम पे तेल के दाम को कंट्रोल करने के लिए आने वाली पीढ़ियों को ऑयल बॉन्ड साइन करके बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ऑयल बॉन्ड साइन करके 3 लाख करोड़ से ऊपर का जो है ऋण जो है वो आने वाली सरकारों पर दे के गई है, आने वाली पीढ़ियों पर दे के गई है। आप जो है बात बताओ ना, इस पर बताओ ना, ऑयल बॉन्ड पर बताओ ना, ऑयल बॉन्ड पर बताओ। हम तो अपनी देश की मजबूती दिखा चुके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे शिप्स आ गए, चाहे नंदा देवी हो, चाहे वो शिवालिक हो, चाहे जगत वो शिप्स आ गई, हमारे क्षेत्र में आ गई, और 20 से ऊपर शिप्स जो है डेंजर जोन से निकल चुकी हैं भारत की ओर। ये हमारे देश की मजबूती है। मजबूत नहीं हुआ जब से मोदी सरकार आज हम जो है जब युद्ध चलता है हमारे और देखते हैं मध्यस्थता के लिए, ये हमारी मजबूती है। आप लोग तो हाथ जोड़कर अमेरिका के पीछे जाते थे। जब पाकिस्तान आप पे ऊपर जब हमारे ऊपर अटैक करता है तो आप हाथ जोड़कर अमेरिका के पास जाते थे। आज हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। ठीक है विद्युमैन साहब। राम जी मैंने आपसे सवाल लिया था, देश की मजबूती की बात थी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि देश मजबूत नहीं कमजोर हो रहा है, और बीजेपी ये दावा ठोक रही है। हालांकि हमने देखा है कि देश की मजबूती इस वक्त ऐसी है कि कहीं ना कहीं कई युद्धों में मध्यस्थता के लिए भारत को लाया गया और कहा गया कि आप मध्यस्थता करिए। ये जो स्थितियां हैं थोड़ी सी आप इसे क्लियर करिए राम जी। देखिए हर्ष जी, जो ईमानदारी की बात है ये है कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से जो है लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बढ़ रहा है। जरा उसको कंपेयर करके देखना चाहिए। और निश्चित रूप से एक बात तो अपनी जगह सही है, वो ये सही है कि पिछले 10 साल में या 11 साल में देश ने जो प्रगति की है, एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, वो एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर रहे हुए हैं। उनका लिखित में मेरे पास जो आया है कि आज से 10 साल पहले हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि देश इतनी प्रगति कर रहा है। तो इसमें तो निर्विवाद रूप से हमको मानना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी पार्टी के लोग हों, कि देश में आज जो प्रगति हो रही है, जो सम्मान बढ़ा है, आत्म स्वाभिमान, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी को राम जी ये समझना होगा, क्योंकि देखिए पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। और ये नया भारत है। नया भारत पाकिस्तान को जवाब देना जानता है, नया भारत दुश्मन को जवाब देना जानता है। लेकिन अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी पार्टियों को भी एक साथ कहीं ना कहीं इस मसले पर आना होगा। फिलहाल अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टी सिर्फ सवाल उठाती तो है, लेकिन वो सिर्फ मोदी पर उठाती हैं। अगर अहम मुद्दों पर सवाल उठाया जाए तो कांग्रेस की ये हालात ना हो जो देश के अंदर इस वक्त कांग्रेस के हालात हैं। फिलहाल मेरे पास समय इतना ही था। राम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विद्युमैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, और विजय कौशिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात हो रही थी और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की हो रही थी, क्योंकि देश कहीं ना कहीं उस नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है जो हम देख रहे हैं इस वक्त की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर कई देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है तो भारत के अंदर लोग सुरक्षित हैं, और वो स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल कल फिर बात पते की करेंगे, आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।